तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं और फिर मैं लेकर आ गया हूं क्लास 5 में। हम रुकने वाले नहीं स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं प्रण ले लिया हूं 1 महीने का, तो ले लिया हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, लगातार सीरीज चलाता रहूँगा। आप भी रुकिएगा मत, ठीक है। हमारे साथ तो हमारा साथ दीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इस वीडियो में बायोलॉजी के, ठीक है, बायोलॉजी के और सिविक्स मतलब जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। हम लोग का लक्ष्य तो जानते हैं आप लोग 90+ पार स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा सीरीज बस सम्राट अकेडमी पर देखने को आपको मिल सकती है। इतना फैला दीजिए आग की तरह कि पूरे यूट्यूब पे सम्राट अकेडमी बस दिखाई दे स्टूडेंट, ठीक है। 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लगातार हमारे साथ सीरीज में बने रहिए और अच्छे से फोकस करके दिमाग को शांति करके पढ़िए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बट स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। प्यारा से एक लाइक दे दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए हमें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि ताकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ और मेहनत करूँ, ठीक है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स यहाँ शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो सके, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, तो बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर पहला ये बोल रहा है कि समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर लिखिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे समयुग्मजी या शुद्ध जाति। इसे शुद्ध जाति भी कहा जाता है स्टूडेंट, समयुग्मजी को, ठीक है। इतना याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, आप समझते चलेंगे। कह रहा है इसमें कि जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन प्रभावी या अप्रभावी अर्थात समान होते हैं, तो इस जोड़े को समयुग्मजी कहते हैं। सिंपल सी बात, तब हम लोग जान जाएंगे कि जब जोड़े के दोनों जीन अगर प्रभावी और अप्रभावी दोनों क्या होंगे, समान होंगे, तो उसी को हम समयुग्मजी या शुद्ध जाति कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो वही कह रहा है कि समयुग्मजी या शुद्ध लक्षण होते हैं वो, जैसे आपका शुद्ध लंबे, जैसे कैपिटल टीटी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टीटी पादप होते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से हम लोग युग्मजी या शुद्ध जाति हम लोग ने कंफर्म कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। आएगा बोर्ड एग्जाम में तो पक्का लिख देंगे हम लोग। चलिए स्टूडेंट, अब हम डालेंगे क्या, विषम युग्मजी या संकर जाति। देखिए विषम युग्मजी को संकर जाति कहा जाता है और सम युग्मजी को हम लोग शुद्ध जाति कहते हैं। चलिए इसको अब जान लेते हैं कि ये क्या होता है। कह रहे हैं कि जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन विपरीत लक्षणों वाले अर्थात असमान होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट ये क्या होता है, असमान, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, असमान होते हैं, तो इस जोड़े को विषम युग्मजी कहते हैं। देखो उसमें समान, उसमें क्या हो रहा था कि दोनों जोड़े समान होते थे, लेकिन इसमें दोनों जोड़े जो जीन्स के विपरीत लक्षणों वाले अर्थात असमान होते हैं, ठीक है। तो इस जोड़े को विषम युग्मजी कहते हैं। ये संकर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकर भी कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जैसे लंबे पादक कैपिटल टी और स्मॉल टी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, जैसे लंबे पादक कैपिटल टी और स्मॉल टी स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हमने जान गया कि यहाँ पे समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर लिखे। बहुत अच्छे तरीके हमने इसे कवर कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। यह प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक जनन का क्या महत्व है। कायिक जनन का क्या महत्व है, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि वर्धी जनन पर टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी कीजिए, या तो इस प्रश्न को कहेगा कि कायिक जनन किसे कहते हैं, पादपों में इस विधि से क्या लाभ है। देखिए जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कुछ पादपों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन के उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए इतने तरीके से पूछे जाते हैं, जितने तरीके से पूछे जाते हैं सब मैं डिस्कस कर दिया हूं कि एग्जामिनर कहीं से भी पूछेगा आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कायिक प्रवर्धन या जनन, ठीक है, हेडिंग रहेगी। तो हेडिंग डालेंगे कायिक प्रवर्धन या जनन। इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब पादप का कोई भी वर्धी भाग मातृ पादप से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करता है, तो इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं स्टूडेंट, कि जब पादप का कोई भी वर्धी भाग मातृ पादप से क्या होकर, अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहलाता है, कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती। कायिक जनन द्वारा जो उगाए गए पादप होते हैं उसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है स्टूडेंट। और बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं। पादपों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं उनके बीज द्वारा उगाए गए, ठीक है। अब देखिए उदाहरण जैसे गुलाब हुआ, अंकुर हुआ, केला हुआ, संतरा हुआ आदि हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब कायिक प्रवर्धन के लक्षण हैं, इसमें कायिक प्रवर्धन पाए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए कायिक जनन के लाभ, कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं, इसको पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला लाभ है कि इस विधि द्वारा कम समय में अनेक पादप विकसित किए जा सकते हैं।
इस विधि में कम समय में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अनेक पादप विकसित किए जा सकते हैं स्टूडेंट। और दूसरा है कि नए पादप मातृ पादप के समान होते हैं। जो नए पादप होते हैं वो मातृ पादप के समान होते हैं और इनके विभिन्नताएं नहीं होती हैं। इनमें क्या होती हैं, विभिन्नताएं नहीं होती हैं स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं अगला तीसरा पॉइंट इसका, कि तीसरा लाभ क्या है कि कायिक जनन द्वारा विकसित पादप वायु वातावरण से अभिप्रभावित रहते हैं। ठीक है, कायिक जनन द्वारा विकसित पादप वायु वातावरण से अप्रभावित रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यह तीसरा लाभ हो गया इसका। अब जाके देखिए इसमें हमसे क्या पूछा था, इसका लाभ और कायिक जनन किसे कहते हैं। तो हमने कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन या जनन किसे कहते हैं भी जान लिया हमने, और कायिक जनन के लाभ भी जान लिया। क्वेश्चन संपूर्ण रूप से क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। माँ के गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि माँ का शरीर गर्भ धारण के बाद उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषक हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है। क्या होती है, इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषक हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है स्टूडेंट। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन मिलती है। इसके लिए एक विशेष संरचना अप्रा या प्लेसेंटा होती है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने जाना कि मां के शरीर में जो गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार जैसे मैं आपको लिखा हूं इसी प्रकार आपको पढ़कर एक या दो बार पढ़कर अपने दिमाग में इन क्वेश्चनों को रिपीटेशन कर लेना है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस व्यक्त कर देना है अपने भाषाओं में। ठीक है, बस जो मेन पॉइंट रहेंगे उसको हाईलाइटेड कर देना है आपको। जैसे मोटी परत हो जाती है यहाँ पे गर्भधारण के बाद गर्भास्थ प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। तो यहाँ की कुछ लाइन आपको हेडलाइन कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ है जैसे अप्रा या प्लेसेंटा होती है, क्या करा इसके लिए जो कि विशेष संरचना अप्रा या प्लेसेंटा होती है इसको भी ब्लैक पेन से कर देना। वही 3-4 पॉइंट करेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से चित्र बनाया है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र निम्न है। इस तरीके से देखिए, इससे क्या कहलाता है, वार्तिकाग्र कहलाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग है ये स्त्री केसर कहलाता है स्टूडेंट। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये अंडाशय है स्टूडेंट। ठीक है, और यह जो आपको छोटे दाने के आकार यह दिखा रहा है बीजांड इसे बोला जाता है। यह जो भाग आपको वाय दलपुंज कहलाता है, यह आपका भाग वर्तिका कहलाता है। यह पराकोश पुतंतु कहलाता है। यह जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसे पुंकेसर भी कहा जाता है। तो पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए देता है स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको बना देना है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या बोल रहा है कि वातपोत्सर्जन के 4 प्रमुख महत्व बताइए। वातपोत्सर्जन के 4 प्रमुख महत्व बताने के लिए बोला है। तो चलिए जान लेते हैं कि वातपोत्सर्जन का महत्व। अब वातपोत्सर्जन का महत्व हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि जड़ों द्वारा अत्यधिक मात्रा में अवशोषित जल, जड़ों द्वारा अत्यधिक मात्रा में अवशोषित जल इस क्रिया के द्वारा वातावरण में वाष्पित हो जाता है, जिससे जल चक्र बना रहता है। यह वाष्पोत्सर्जन का पहला महत्व है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा महत्व क्या है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण एक प्रकार का चूसक बल, एक प्रकार का चूसक बल अथवा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न हो जाता है जो रसारोहण और जल के मृदा में अवशोषण में सहायक होता है स्टूडेंट। ये दूसरा महत्व है। ठीक है, तीसरा महत्व क्या बोलता है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादप का ताप सामान्यतः बना रहता है। बिल्कुल सही, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादप का जो ताप होता है सामान्यतः बना रहता है। तीसरा महत्व इसका हुआ वाष्पोत्सर्जन का। और चौथा महत्व जो कि 4 ही महत्व पूछा था, लास्ट महत्व यह है कि अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे वो अधिक मीठे हो जाते हैं स्टूडेंट। देखिए वाष्पोत्सर्जन के 4 महत्व पूछा था, हमने बहुत अच्छी तरीके से 4 महत्व लिखा है और इसी प्रकार आपको लिख कर याद करके जाना है स्टूडेंट। याद ही हो गया होगा आप लोगों को, दिमाग में तो बन ही गया होगा कि वाष्पोत्सर्जन के 4 महत्व कौन कौन से हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। हम क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना, हम लोगों को तैयारी जम के करनी है 1 महीने। क्वेश्चन नंबर 6वां स्टूडेंट यह है कि फुसफुसिया धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं कि फुसफुसिया धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। तब फुसफुसिया धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। कौन से स्टूडेंट, अभी तो एक पॉइंट ये तो मैंने हाईलाइटेड कर देना है कि फुसफुसिया धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। यह इसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुँचाती है। जो यह क्या करती है, इसको शुद्ध करने के लिए कहाँ पहुँचाती है स्टूडेंट, फेफड़े में पहुँचाती है। अब फुसफुसिया धमनी के अलावा सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन रुधिर बहता है, जिसके कारण यह गुलाबी
रंग की प्रतीत होती है, किसके, गुलाबी रंग के प्रतीत होती है। तो यहाँ पे गुलाबी रंग और ऑक्सीजन रुधिर बहता है और अशुद्ध रुधिर पाया जाता है फुसफुसीय धमनी में। यही 3-4 पॉइंट आपको याद करने हैं इस क्वेश्चन में, और कुछ ज़्यादा नहीं याद करना है, ना कि हूबहू लगूँ याद कर ले, नहीं वो तो याद करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। बस 3-4 पॉइंट, एक क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट आपको क्लू याद कर लेना, वही एग्जाम में हाईलाइटेड कर देना है और अपने से लिख लेना है, ठीक है, जो क्वेश्चन कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 7वां स्टूडेंट ये बोला है कि अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए। चलिए जान लेते हैं अग्नाशय का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र कैसे बनाते हैं। लेकिन बनाने से पहले कुछ पॉइंट लिख देंगे हम लोग कि संरचना की दृष्टि से अग्नाशय छोटे छोटे पिंडकों से बना होता है, ठीक है। संरचना की दृष्टि से बात करें तो जो अग्नाशय बना होता है वो छोटे छोटे पिंडकों से बना होता है। इन पिंडकों की कोशिकाएं घनाकार तथा स्रावी होते हैं। इन पिंडकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार तथा स्रावी होते हैं। पिंडकों के मध्य लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं समूह के रूप में पाई जाती हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, इसके 2 भाग होते हैं। चलिए जान लेते हैं कि किस तरह इसका अग्नाशय का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनता है। जैसे देख पा रहे हैं इस तरह बनता है स्टूडेंट। यह अग्नाशय का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। इसे हम लोग पिंडक की स्रावी कोशिकाएं बोलते हैं स्टूडेंट। जो भाग आपको दिखाई दे रहा है दाना दाना डिजाइन की तरह, और इसे यह जो भाग आपको यह चीज दिखाई दे रहा है इतना, इसे बोलते हैं पिंडक बोलते हैं स्टूडेंट। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ये होती हैं जो आपको इस तरह संरचना के रूप में यहाँ से इस तरह की संरचना के रूप में दिखाई दे रही हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। और यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह भाग इसे गुहिका बोला जाता है स्टूडेंट। क्या, गुहिका। और ये छोटे छोटे यहाँ पे रंगा हूँ मैं, इसे रुधिर वाहिनियाँ बोला जाता है। और यह जो भाग आपको जो छोटे छोटे रेशेदार इस बीच में पाए गए हैं इसे संयोजिक ऊतक बोला जाता है। यही अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको बनाना है अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। जैसा देख पा रहे हैं इसी प्रकार बनता है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और यह क्वेश्चन आपके तो दिलो दिमाग में बैठ गया होगा कि किस तरह अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। दे देगा तो उसी तरह सेम बनाकर मैं लिख दूंगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस पैदा कर लीजिए अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट ये बोल रहा है कि नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। चलिए हम नामांकित चित्र बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण के पर्णहरिम आवश्यक क्यों है। तो देखिए आप हेडिंग पहले डाल के लिख लीजिए कुछ पॉइंट कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम की आवश्यकता का प्रदर्शन क्यों आवश्यकता होता है, ठीक है, उसको बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा कि इस प्रयोग के लिए कोई चित्तीदार पादप जैसे कोटरान हुआ और कोलियस हुआ आदि लेते हैं। इस प्रयोग के लिए हम क्या कोई चित्तीदार पादप जैसे क्रोटान और कोलियस आदि लेते हैं जिनकी पत्तियों पर हरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जिनकी पत्तियों पर क्या हरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, अर्थात केवल इन्हीं स्थानों के अंदर पर्णहरिम होता है। केवल इन्हीं स्थानों के अंदर क्या होता है, पर्णहरिम होता है। इसे लगभग 48 से 72 घंटे अंधेरे में रखकर मंडरहित कर लेते हैं। इसे 48 से 72 घंटे अंधेरे में रख के क्या कर लिया जाता है स्टूडेंट, मंडरहित कर लेते हैं। कुछ समय लगभग 4 या 5 घंटे बाद सूर्य के प्रकाश में रहने के बाद यदि पादप की एक पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं तो केवल उन्हीं स्थानों पर मंड मिलेगा जिन स्थानों पर हरा रंग होता है स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रक्रिया में पर्णहरिम स्थानों को मंड परीक्षण से पूर्व ही चिन्हित करना आवश्यक होता है स्टूडेंट। चलिए उसमें हमको पूछा था नामांकित चिन्ह के चित्र बना दीजिए। चलिए स्टूडेंट उसमें हमसे पूछा था नामांकित चित्र, तो जैसा देख पा रहे हैं यह चित्र है। यही आपका नामांकित चित्र की सहायता से पूछ रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की पर्णहरिम आवश्यक है। तो देखिए इस प्रकार यह पर्णहरिम भाग होता है जो आपको ये छांकित भाग दिखाई दे रहा है जो हरा रंग जहाँ पे होता है। फिर आयोडीन घोल से नीला काला भाग यह है, मंडरहित भाग यह है, ठीक है। तो यह है आपका प्रकाश संश्लेषण पर्णहरिम का महत्व होता है। इसी प्रकार चित्र भी मैंने दिखा दिया और यहाँ से एक्सप्लेन करके मैं लिखा भी हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 8वां, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां आपको तैयार हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमाशय किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। या तो इस प्रश्न को इस ढंग से पूछ लेता है कि अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कि अमाशय उदर गुहा में स्थित देखिए यहाँ पे कैपिटल जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। जो अमाशय उदर गुहा में स्थित कैपिटल जे आकार की थैलीनुमा संरचना है, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह जो होता है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी 10 सेंटीमीटर होती है। तो इतना तो कम से कम याद होना चाहिए कि अमाशय में उदर गुहा में वो कैपिटल जे आकार का होता है, थैलीनुमा संरचना होती है और जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इतना तो आपको याद होना चाहिए। अमाशय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। कौन कौन से अमाशय के कार्य हैं उसको भी जान लेते हैं। तो पहला कार्य है कि अमाशय में पेशीय क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन लुगदी में रुबाता
रूपांतरित होता है। आमाशय में जो पेशीय क्रमाकुंचन गति के कारण क्या होता है, भोजन लुगदी में रूपांतरित होता है आमाशय में, ठीक है। किस गति के कारण, क्रमाकुंचन गति के कारण। चलिए दूसरा क्वेश्चन कि जठर रस में उपस्थित जो यस्यल भोजन को सड़ने से बचाता है तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। देखिए हमारे आमाशय में एक गैस अथु पाई जाती है, यसीएल पाई जाती है पदार्थ, जो कि बहुत ज़्यादा वो आपका पावरफुल होती है। अगर जमीन इस तरह पे आपके हाथ पे डाल दिया जाना तो वो आपको हाथ को एकदम खदड़ देगा। तो ये कह रहा है कि जठर रस में उपस्थित जो यसीएल भोजन को क्या करता है, सड़ने से बचाता है। उसमें इतना एसिड पाया जाता है कि सारे कीटाणुओं को मार देता है स्टूडेंट, ठीक है। और क्वेश्चन अरे तीसरा इसका जो भूमिका है उसको देख लेते हैं। तीसरा इसका प्रमुख कार्य क्या है कि आमाशय से स्रावित जठर रस, आमाशय से स्रावित जो जठर रस उपस्थित पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज एंजाइम क्रमशः प्रोटीन, दुग्ध तथा वसा का पाचन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आमाशय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कैसे, तो 3 कार्य भी मैंने बता दिया। आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, मेरे आमाशय का भी आकार यहाँ पे उसके लंबाई, संबाई, चौड़ाई सब कुछ मैंने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मानव के वृक्क की खड़ी काट का चित्र बनाइए। मानव के वृक्क की खड़ी काट का चित्र बनाना है, अब बनाइए और उसके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं कि मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना को रेखांकित द्वारा दर्शाया गया है। तो मानव के वृक्क की जो खड़ी काट का चित्र कैसे होता था, इस प्रकार मैं एक बार घुमा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसी तरह वृक्क की आंतरिक संरचना बनाई जाती है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसे लघु कैलिकस कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यह जो बड़ा सा भाग है इसे भाग को दीर्घ कैलिकस कहलाता है, ठीक है। और ये देखिए ये जो भाग आपको इसे वृक्क वल्कुट कहा जाता है। और यहाँ से ये जो खाली भाग दिखाई दे रहा है ये खाली भाग इसे वर्तनिक रीनल कॉलम कहलाता है स्टूडेंट। और यह भाग को हम क्या कहते हैं, श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। यह जो भाग इसे हाइलस या हाइलम या हाइलस कहा जाता है, ठीक है। ये मेडुला पिरामिड है। यह भाग जो आपको दिखाई दे रहा है यह मेडुला पिरामिड कहा जाता है। यह मूत्रवाहिनियाँ होते हैं तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यह वृक्क की आंतरिक संरचना में बना दिया हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है संरचना बनाने के लिए। तो सेम इसी कैटेगरी से आपको क्या कर देना, उस संरचना को बना देना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट। अब हम लोग नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के किन 4 देशों से लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के किन 4 देशों से लगती हैं। तो बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के 4 देशों से कौन कौन, तो पहला फ्रांस, दूसरा नीदरलैंड और तीसरा जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के 4 देशों से लगती हैं, पहला फ्रांस, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, अभी जस्ट याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी देश में शासन करने की शक्ति समाज के अलग अलग समुदाय, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, मालूम चला कि किसी भी देश में अगर शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदाय, वर्गों या लोगों में बंटवारा क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। हम लोग को याद हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट कि बहुसंख्यकवाद क्या है, उस देश का नाम बताइए जिसने इसके कारण शक्ति खोई। बहुसंख्यकवाद क्या है, उस देश का नाम बताइए जिसने इसके कारण शक्ति खोई। तो देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और उसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं या और इसके नीचे लिखना आपको इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। श्रीलंका वह देश है जिसने बहुसंख्यकवाद के कारण शांति खोई थी। अब कह रहा है कि बहुसंख्यक अगर कह रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है। अगर यदि कोई समुदाय अगर बहुसंख्यक है तो समझिए वो अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकता या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है अगर वह बहुसंख्यकवाद है तो, ठीक है। श्रीलंका वह देश है जिसने बहुसंख्यकवाद के कारण अपना शांति खोया था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा यह है कि हित समूह से क्या तात्पर्य है। हित समूह से क्या तात्पर्य है, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान आदि जैसे कई संगठित हित समूह होते हैं, ठीक है, जो सरकार की विभिन्न नीतियों को प्रभावित करते हैं स्टूडेंट। तो हित समूह आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान आदि जैसे कई संगठित हित समूह होते हैं जो सरकार को क्या करते हैं, विभिन्न नीतियों
शक्तियों को प्रभावित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संघवाद क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। संघवाद क्या है, तो चलिए जान लेते हैं संघवाद क्या है। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों या केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है, संघवाद कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान है, तो उत्तर लिखिए कि भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। कौन सा? भारत का एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसके पास अपना खुद का संविधान होता है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से भरपूर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। इसे राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, इसे राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो कह रहा था कि कितने प्रतिशत लोग भाषा हिंदी है, तो 40% लोग मातृभाषा यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट क्या बोल रहा है, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, बताइए कौन कौन। तो भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन। तो पहला आपका लोकप्रिय संप्रभुता। लोक संप्रभुता क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र संप्रभुता पर आधारित है। जो भारतीय लोकतंत्र हमारा है वह संप्रभुता पर भी आधारित है। इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोकप्रिय संप्रभुता आपको समझ में आ गया ना कि भारतीय लोकतंत्र संप्रभुता पर आधारित है, इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या है स्टूडेंट विशेषता, राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिक अलग अलग जाति, पंथ, धर्म, लिंग के पश्चात भी कानून के समक्ष समान माने जाते हैं। तो ये राजनीतिक समानता और लोकप्रिय संप्रभुता यह भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि मेक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। मेक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था स्टूडेंट, तो क्या उत्तर में लिखेंगे कि वर्ष 1968 में मेक्सिको ओलंपिक का आयोजन किया गया। किस वर्ष? 1968। याद हो गया होगा स्टूडेंट आप लोगों को यह प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट यह है कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है, तो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का मुख्य कारण लड़कों के प्रति सकारात्मक सोच तथा लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच। ठीक है, जिसके कारण देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर मात्र 943 रह गई है। जाहिर सी बात है कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का कारण यह है कि बालकों पे जो हम लोग लड़के हैं इस पे हम लोग पे सकारात्मक सोच आदमी रखते हैं और लड़कियों पर प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं। इसी कारण जो भारत में लिंग अनुपात गिरने का कारण बना हुआ है। और आज देखिए प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर कितना 943 मात्र रह गई है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अग्रसर होंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पे आया है, उसको भी हम लोग निपटारा कर ही लेते हैं। लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं, तो देखिए उत्तर के माध्यम से हम देखेंगे कि काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं, अरे बाप, या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराती हैं, उसे श्रम लैंगिक विभाजन कहते हैं। लैंगिक विभाजन उसे कहते हैं कि अगर औरत घर में है तो अपने देख रेख में किसी से काम करवा रही है। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें कराती हैं। जितने भी घर के फैसले होंगे, जितने घर के काम होंगे, सारे घर की औरतें कराएंगी। ठीक है, या अपने औरतें करती हैं, या तो औरतें करेंगी या तो अपने देख रेख में किसी से करवाएंगी। ठीक है, और किसी को करने नहीं देंगे। ठीक है, इसी को लैंगिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा लैंगिक विभाजन क्या है। एक औरत जो अपने तरीके से काम करे या अपने तरीके से काम करवाए, लैंगिक विभाजन कहलाता है। बात खत्म। आता है ये क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि
भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम है। भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की संख्या का मात्र 10% भी नहीं है। लोकसभा में महिला सांसदों की जो संख्या है वो कुल सांसदों की संख्या का मात्र 10% नहीं है। और यही हाल राज्यों की विधानसभाओं में है। विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 5% से भी क्या स्टूडेंट कम है। ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ रहे हैं। एक बार तो पढ़ के आप इसको क्लियर कर ही लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपकी स्क्रीन पे आगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। 2 कारण लिखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग कारण क्या लिखेंगे कि सांप्रदायिका लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि चलिए जान लेते हैं 2 इसके घातक चीज़। 2 कारण जान लेते हैं। पहला कारण है कि सांप्रदायिका इस भावना को उत्पन्न करती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र के अंदर समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है कि सांप्रदायिकता इस भावना को उत्पन्न करती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र के अंदर समान नागरिक बनकर कभी नहीं रह सकते। वो ऊंच नीच होगा, जरूर होगा, क्लियर होगा। और दूसरा यह है कि सांप्रदायिकता कभी कभी हिंसा, दंगे तथा नरसंहार को भी बढ़ावा देती है। बिल्कुल देगी, जिससे राष्ट्रीय एकता नष्ट होती है। बिल्कुल देखिए अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग अपना रुतबा दिखाएंगे। आप चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यह कह रहा है स्टूडेंट कि किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए। जैसे में कौन कौन से प्रावधान किए थोड़ा हम लोग भी जाने। पहला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही उन्होंने भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषणा की है। पहला समझ में आ गया ना। दूसरा कह रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार दिया है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट यह है कि इस प्रकार देश का कोई अपना धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 14 जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो हमने 3 कारण स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि 2 कारण बताइए कि क्यों केवल जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। कह रहा 2 कारण सिर्फ हमको बता दीजिए कि क्यों केवल जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से। तो सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे यह नहीं हो सकते। सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे नहीं हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे होगा कभी नहीं हो सकते हैं, जिसके निम्नलिखित कारण है। क्यों कारण है? निम्नलिखित कारण जान लेते हैं भाई क्यों नहीं हो सकते हैं। तो पहला कारण इसमें से यह है कि भारत में किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के आधार पर लोग पूर्ण बहुमत नहीं है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपनी जाति के मतदाताओं के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोगों के मत प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। इसका मतलब ये चीज़ है कि बस सिर्फ अपनी कास्ट से आप वोट कभी नहीं जीत सकते हैं। ठीक है। पूर्ण बहुमत नहीं हो पाएंगे। अलग अलग कास्टों से व्यवहार बनाना पड़ेगा। अलग अलग कास्ट आपको अगर वोट देंगे तब जाके पूर्ण बहुमत आप जीत पाएंगे और इसी पर चुनावी नतीजे होते हैं। कोई ये नहीं कह देगा कि बस मैं अपने कास्ट से जीत के और चुनाव नतीजे प्राप्त कर लूंगा, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। और दूसरा है कि चुनाव क्षेत्र से कोई भी उम्मीदवार अपनी जाति के सभी मत प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उसे अन्य जातियों के मतों का सहारा लेना पड़ता है। जाहिर सी बात है भाई, अपने जाति के धर्म अपने जाति से सभी मत कभी नहीं प्राप्त कर सकता ना, और दूसरे से जाति से लेना पड़ेगा उसे। अपने जैसे मान लीजिए कोई आपका ओबीसी कास्ट है, चाहे कोई एससी कास्ट है, अगर एससी कास्ट या ओबीसी के कास्ट का कोई उठाए तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ओबीसी का पूरा मत वो ओबीसी वाला ले लेगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि 2 कारण बताइए कि क्यों केवल जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो इसी कारण नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये वीडियो अब मैं समाप्त करता हूँ। इसमें बहुत ही सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया हूँ। वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिए ताकि सबके पास चला जाए और सभी लोग पढ़ पाएं। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।